और अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर टीवी9 की हाईटेक बस से अमरावती से देखते हैं खास शो। आज टीवी9 की हाईटेक बस पर बीजेपी की तेज तर्रार नेता नवनीत राणा खास मेहमान हैं। देखिए हमारे सहयोगी करुणा शंकर के साथ हाईटेक बस से ये खास शो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है अमरावती का काफी चर्चित और कद्दावर चेहरा। और सिर्फ अमरावती नहीं बल्कि महाराष्ट्र की बात करें और राष्ट्रीय सियासत की बात करें तो इनकी चर्चा बहुत होती है। इनके कुछ ऐसे बयान रहे जो लगातार सुर्खियों में रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमरावती से ही पूर्व सांसद और मौजूदा बीजेपी नेता नवनीत राणा जी। और साथ ही साथ एक और परिचय मैं आपको बता दूं, नवनीत राणा जी को अमरावती में भाभी के नाम से भी सभी लोग पुकारते हैं। नवनीत राणा जी, देखिए शुरुआत हम करें क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है। इस बार अगर अमरावती की बात करें तो फाइट कैसी है? मुझे लगता है अमरावती में लोकसभा में पहली बार जब लोकसभा हुई थी हमारे यहाँ जो 2024 के थे, पहली बार ये कमल, जय श्री राम जी, कमल सिंबल आया था और बहुत ताकत से हमने लड़ाई भी की। पर बहुत सारे झूठे नैरेटिव जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सभी के सामने पेश किए थे, शायद उसी के कारण कुछ मतों से 0.75 से हमारा पराभव हमारे क्षेत्र में हुआ। आप देखिए हाथ में लाल कलर का संविधान लेके घूमते थे और संविधान बचाना है, देश बचाना है तो मोदी जी को बाहर करना है। इस तरीके के जब उनके बयान आते थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि संविधान में कितने आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में किस तरीके से हम चर्चा करते हैं। पर संविधान को हाथ में लेकर जो झूठा नैरेटिव फैलाया गया था कि संविधान को बचाना है, मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे पे लगाकर पार्लियामेंट में एंट्री करते हैं। तो ये जो झूठे नैरेटिव, फिर खटाखट 8,500 रुपए महीने का गरीब लोगों को देंगे, ये जो झूठे नैरेटिव उन्होंने लोगों के बीच में लाए थे, आरक्षण खत्म होगा अगर मोदी जी आएंगे, इस तरीके का चित्र उन्होंने निर्माण किया था। जी, जिससे आप झूठा नैरेटिव बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में जीत मिली महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस को, इससे काफी उत्साहित हो गए एक बार फिर से, क्योंकि आपने संविधान का जिक्र किया। आज नागपुर से राहुल गांधी शुरुआत कर रहे हैं प्रचार की और वहां पर भी मुद्दा संविधान का है। संविधान सम्मान सम्मेलन ये कार्यक्रम का नाम रखा गया है और एक बार फिर इसी के साथ शुरुआत की जा रही है। मैं आपको इतने बता सकती हूँ, कांग्रेस को संविधान के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भी नाम लेने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे विदर्भ से चुनाव लड़े थे तो उनके सामने ऑपोजिट में खड़े रहने वाला व्यक्ति ये कांग्रेस का उम्मीदवार था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अगर संविधान की बात नहीं की तो ही बेहतर है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेना भी उनके मुंह से शोभनीय नहीं है। जो व्यक्ति, जो पक्ष बाबा साहेब के विरोध में उम्मीदवार खड़ा करता है और बाबा साहेब को गिराने के लिए ऐसे इलेक्शन में जो प्रयत्न करता है, तो उनको बाबा साहेब का नाम लेने का भी अधिकार। बहुत बड़ा बयान दे रही नवनीत जी आप। अच्छा, मेरा सवाल, क्योंकि आपने अमरावती का जिक्र किया और इस बार अमरावती में जो बीजेपी को हार मिली, क्या इसका खामियाजा विधानसभा में उठाना पड़ सकता है आप लोगों को? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि हर बूथ पे अगर 4 मत मुझे मेरे क्षेत्र में अमरावती में मिलते तो सिर्फ 10,000 का फर्क था, पॉइंट कुछ से हम लोग हारे, नॉट इवन 1%। तो मुझे लगता है खामियाजा तो नहीं, पर हमारी जनता जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं पे चलती है, जिन्हें लगता है कि केंद्र में जिनकी सरकार है वही हमारे राज्य में और अमरावती में आना चाहिए, तब जाकर हमारी अमरावती का विकास होगा। तो मुझे लगता है हमारी मेहनत और लगेगी। अमरावती में 8 विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटों पर आप आगे या फिर जीत, क्या लग रहा है आपको? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेलघाट हमारे ट्राइबल क्षेत्र का एक विधानसभा है, वहाँ पर हम आज भी पहले नंबर पे हैं, कमल सिंबल पे हम चुन के आ रहे हैं। अच्छा। हमारे रवि जी जो महायुति में रवि जी एक घटक कर आज उनकी सीट है बंडेरा क्षेत्र में, जहाँ पर आज हम घूम रहे हैं। हमारा राजापेट नवाते एरिया ये पूरा रवि जी के क्षेत्र में आता है जी। तो ये भी सीट हम महायुति की यहाँ पर जीत के आ रहे हैं। हाँ। उसके साथ
त्यूसा विधानसभा हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी जो फाइट है, ठीक है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने खोटा नैरेटिव दिया है, वहाँ पर इस बार सच की और झूठ की लड़ाई में सच जीतेगा। तो हमारा आपके बीजेपी मुद्दे क्या है नवनीत जी? महाराष्ट्र की अगर सियासत इस बार चुनाव में बात करें तो बीजेपी के मुद्दे क्या हैं? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि हमारे जो स्पष्ट क्लियर मुद्दे हैं कि महाराष्ट्र में केंद्र की मदद से जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर लगाना है। आज अगर आप देखेंगे कि मोदी जी आने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। जी। 74 एयरपोर्ट्स थे, आज वो डबल हो गए हैं। 152 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स पूरे देश में हुए हैं। तो जी। हमारा जो सबसे बड़ा एजेंडा है महाराष्ट्र के लिए आने वाले समय में कि जो जॉबलेस हमारे लोग हैं, जो यंगस्टर है, जिन्हें काम की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, उनके लिए सबसे आने वाले समय में लेकिन उस पे नवनीत जी, ज्यादा टारगेट आपने इन होगा। मुद्दों को गिनाया, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जिस बस में हम चल रहे हैं, जैसे ही हमारी ये बस महाराष्ट्र में दाखिल होती है तो हमें बड़े बड़े पोस्टर नजर आए, उसमें लिखा हुआ था नवनीत जी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा फिर क्यों लग रहा है कि मुद्दों की बजाय एक हार्ड हिंदुत्व की जो लाइन है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है? आपको मैं अपने अमरावती का ही एक इंसिडेंट बताती हूँ। जिस दिन मेरा पराभव हुआ था, उस दिन अगर आपने यहाँ पर पता किया कि राजकमल पे क्या हुआ, अचलपुर में क्या हुआ, चांदूर बाजार में क्या हुआ, जिस तरीके से ये सब चीजें घटना हुई हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि बटोगे तो कटोगे जरूर। ये नैरेटिव तो 100% श्योर है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे जो मत है, हमारी जो विचार है, वो सभी ने एक साथ रहकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, बीजेपी किसको मैसेज दे रही कि बटना नहीं है? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि जिस तरीके से लोकसभा में जो झूठ नैरेटिव लोगों ने लाया था, कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो झूठ नैरेटिव पूरे देश में फैलाया था, उसमें कई हमारे मतदार बह गए। तो हमारा यही विनंती है कि वो झूठे नैरेटिव को आप ना आगे देखते हुए सच का साथ दीजिए, इसलिए हमारा ये स्लोगन आगे लेके आए। अच्छा, एक और बात है नवनीत जी, जब आप 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था और उससे पहले एक पोस्टर आप किए थे जहां पर आप सभी धर्म का जिक्र करती थी, लेकिन इसके बाद 2019 के बाद आपके पोस्टर नजर आए जहां पर हिंदू शेरनी, नागपुर, अमरावती, इन सब जगहों पर हिंदू शेरनी लिखकर आपके पोस्टर थे। ये बदलाव कैसे आया? मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और ये प्रेम है हमारे लोगों का, हमारी विचारधाराओं का। मैं आज भी सभी धर्मों को लेके चलती हूँ। मैं जय भीम बड़े गर्व से कहती हूँ और मुझे बहुत गर्व है उस बात पे। जय श्री राम भी उसी गर्व से कहती हूँ। पर जिन लोगों के वजह से जो बांग्लादेश में हुआ, जो वेस्ट बंगाल में हमने देखा, जिस तरीके से हमारे हिंदू परिवारों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, मैं इस चीज के खिलाफ में हूँ। पर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैं सभी को लेके चलने में आज भी विश्वास रखती हूँ। पर कोई अगर बोलेगा कि हमारे लोगों को आकर दिन दिहाड़े चाकू मार देंगे और उनकी जान ले लेंगे, तो वो नवनीत राणा बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा नवनीत जी, अभी जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से विधानसभा चुनाव में जम करके वोट जिहाद का मसला उछाला जा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि 10 सीटों पर बीजेपी को हार इसलिए हुई क्योंकि एक खास समुदाय ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। वोट जिहाद क्यों उछाला जा रहा है? वो 10 सीटों में एक मेरी भी सीट है। हाँ, मैं इसका जिक्र करने वाला था। अमरावती में मैंने ये क्या इसका नुकसान आपको हुआ अमरावती? हाँ, 100% हुआ है। हाँ। हमारे लोग बटे हाँ। और वो एक साथ आए। इसका नुकसान हमारे महाराष्ट्र में 10 सीटों पर ऐसा हुआ है कि पॉइंट मात्र कुछ पॉइंट से हम लोगों का पराभव हुआ है। तो हमारा जो नारा है कि सभी को लेकर चलने के लिए, सभी का विकास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी महायुति की सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारा इस चीजों पे जोर है कि हम लोग ना बटें और एक साथ आकर जो विचारधारा हिंदुस्तान की होनी चाहिए वो हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान हमारे देश में नहीं होना चाहिए और वो विचारधारा हमारे महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये बात बोलती है नवनीत जी और जब बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता ये बोलते हैं तो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि फिर जो महाराष्ट्र में जो गुजराती समुदाय है जिसका अच्छा खासा वोट जाता है बीजेपी के पास और जो हिंदू वोटर्स हैं, तो क्या वोट जिहाद नहीं है? वो वोट जिहाद नहीं है? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ। हमारी सुबह भी इस मिट्टी से होती है और शाम भी इस मिट्टी में होती है। तो मुझे लगता है जिस देश में हम रहते हैं हम उसी के विचारधाराओं पे चलेंगे, फिर कोई कितना भी कुछ बोले।
जी। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है, असली वर्सेस नकली, ये बड़ा जिक्र हो रहा है लगातार। जो शिवसेना यूबीटी है या फिर जो शरद पवार गुट है, जो फूट पड़ी 2022 से जिसकी शुरुआत हुई, जब शिवसेना फूट कर जो एकनाथ शिंदे चले गए, बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई है, और उसके बाद अजित पवार ने भी ये किया। ये असली वर्सेस नकली की जो फाइट है, क्या इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा क्या, जैसा उनका मैं दावा है? आपको इतना ही बोल सकती हूँ, जो काम करता है वही असली होता है। जिस विचारधाराओं पे एक पक्ष बनता है, शिंदे जी की जो विचारधाराओं पे, हमारे बाड़ा साहब जी ने जो विचारधाराओं पे शिवसेना निर्माण की थी, वही विचारधाराओं को छोड़ के उद्धव ठाकरे जी जब कांग्रेस के जाकर साथ में बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है मुद्दा हमारे लिए विचारों का है, और जो विचारों के साथ है वो शिंदे जी हैं। तो हमारे लिए असली भी शिंदे जी हैं, और उनके विचार भी, और हमारे बाड़ा साहब के विचार भी हमारे लिए असली हैं। तो असली वर्सेस नकली तो ये जरूर होगा, और असली का साथ हमारी युति के साथ ये पूरा महाराष्ट्र रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कल शरद पवार की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने बोला कि बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिए हैं, और अब जो नई पीढ़ी उसको मौका मिलना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि एक इमोशनल कार्ड है, एक इमोशनल अपील है, और उसका असर एक फायदे के तौर पर महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है? मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि पवार साहब आज भी राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द एज ऑफ 84। तो मुझे लगता है यस, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, पर अगर 84 में एज में अगर हमारे पवार साहब आज भी राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों अजीत दादा नहीं? जी, यस। इसी के साथ आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नवनीत राणा जिन्हें आप सुन रहे थे, और उन्होंने महाराष्ट्र के जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे और जो बयानबाजी हो रही है, इस पर खुलकर बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।